नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भीषण समुद्री तूफान यास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर कमजोर हुआ। इससे जान माल का काफी नुकसान। मौसम विभाग ने कहा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तूफान का सबसे अधिक असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व पर आधारित। कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार 13वें दिन भी नए मरीजों की तुलना में अधिक। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.66% हुई। पिछले 5 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी की 72,000 से अधिक शीशियां आवंटित की गईं। अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, निजता के अधिकार के उल्लंघन की सरकार की कोई मंशा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर अधिक यातायात के समय प्रति वाहन अधिकतम 10 सेकेंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और खेलों में संजीत, साक्षी, जस्मिन लंबोरिया, सिमरनजीत सिंह कौर और शिव थापा के दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत के 12 पदक पक्के। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। भीषण समुद्री तूफान यास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर कमजोर पड़ा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान यास से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ओडिशा में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई और उत्तरी ओडिशा तट तथा सटे हुए पश्चिम बंगाल के जिलों में 2 से 4 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठी। श्री मोहपात्रा ने कहा कि चक्रवाती तूफान ताउते का प्रवाह 1,800 किलोमीटर रहा, जबकि यास का प्रवाह 1,000 किलोमीटर तक है। जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा वो रहा अंडमान निकोबार आइलैंड, जब डिप्रेशन इसके पास खड़े थे। इसके बाद ओडिशा और वेस्ट बंगाल के ऊपर इसका प्रभाव रहा और कल सुबह तक झारखंड में इसका प्रभाव होने का भी उम्मीद है। ये डायरेक्ट हिट ओडिशा कोस्ट को करते हुए सबसे ज्यादा बारिश ओडिशा में रिकॉर्ड किया गया। सामुद्रिक लहर 2 से 4 मीटर ऊंचाई का नॉर्थ ओडिशा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बालासोर, भद्रक, मेदिनीपुर और 24 परगना में रिकॉर्ड किया गया। दोनों साइक्लोन का हम कंपेयर करें तो जो साइक्लोन अरेबियन सी में डेवलप हुआ वो एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहा जब तट को पार कर रहा था, विथ विंड स्पीड ऑफ 160 to 170, गस्टिंग 190 kmph। जबकि ये साइक्लोन इस कंपैरिजन में लेस इंटेंस रहा और 130 to 140 kmph विंड स्पीड के साथ तट को पार किया। यास तूफान से पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। आज सुबह 9:30 बजे यास के इस क्षेत्र से गुजरने के साथ ही 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ भीषण वर्षा हुई। समुद्र में ऊंची लहरें उठी और करीब 70 किलोमीटर क्षेत्र में नदी तटबंधों को नुकसान पहुंचा और 51 तटबंध टूट गए। करीब 20,000 कच्चे मकान ढह गए हैं। पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की आपदा प्रबंधन टीमें युद्ध स्तर पर बचाव कार्यों में लगी हैं। 15 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। झारखंड के 4 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम,
सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में तूफान यास के प्रभाव के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच राज्य के कई हिस्सों में सुबह से ही बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। एनडीआरएफ की टीम पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में तैनात की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि तूफान के मद्देनजर सभी तरह के एहतियाती उपाय किए गए हैं। हमारा मेन इफेक्टेड इलाका है वो बहरागोड़ा के कुछ पंचायत, डुमरिया, गुड़ाबांधा, पोटका, जमशेदपुर प्रखंड, राम प्रखंड और शहरी क्षेत्र। लगभग 60 किलोमीटर से लेके 130 किलोमीटर के बीच में भी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसी क्रम को लेके जिला प्रशासन ने आदेश निर्गत किया है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। इसलिए हम लोगों ने सारे प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर्स को छोड़ करके उनको बंद कर दिए गए हैं। साथ जितने वाहन का आवागमन होना है मेडिकल पर्पसेस को या ड्यूटी को या राहत कार्य में जो वाहन है उसको या जो गुड्स व्हीकल है उनको छोड़ के बाकी सारे वाहन को बंद कर दिया गया है। शिलांग में वायुसेना की पूर्वी कमान ने चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि राज्य सरकार के साथ समन्वय करके राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान की निगरानी के लिए एक कार्यबल भी स्थापित किया गया है। आज भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में आधुनिक नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। हिंदू धर्म में बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। उनकी जयंती को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। राष्ट्र ने पिछले महीनों में इस महामारी से निपटने में बेहतर समझ और कार्यनीति विकसित की है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। ओवर द लास्ट ईयर देयर हैव बीन मेनी नोटवर्दी चेंजेस एज वेल। वी नाउ हैव a better understanding of the pandemic, which strengthens our strategy to fight it. Most importantly, we have the vaccine, which is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. कोविड वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मानव जीवन पर आए इस अभूतपूर्व संकट ने सभी देशों को प्रभावित किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से पैदा हुआ आर्थिक संकट बहुत बड़ा है और कोविड के बाद धरती पहले जैसी नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ संघर्ष करते हुए मानवता के समक्ष उत्पन्न जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और उग्रवाद जैसी अन्य चुनौतियों को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि भारत उन गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो पेरिस जलवायु समझौते का लक्ष्य हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सतत जीवन के मामले में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। One of the biggest challenges is that of climate change. Weather patterns are changing, glaciers are melting, rivers and forests are in danger. We cannot let our planet remain wounded. I am proud to share that India is among the few large economies to be on track to completing their Paris targets. For us, sustainable living is not only about right words, it is about the right actions. प्रधानमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का मूर्त रूप है, लेकिन आज ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका अस्तित्व घृणा, आतंक और हिंसा फैलाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना चाहिए। Lord Buddha's teachings and the importance given to social justice can become a global unifying force. He rightly said, Natti Santi Paran Sukham. There is no higher bliss
then peace. Friends, Lord Buddha was the reservoir of brilliance of the entire universe. From him, we all could draw light from time to time and take the path of compassion. इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया था। इसमें विश्व भर के बौद्ध संघों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश दुख और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं। श्री नायडू ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध का शांति, भाईचारा और करुणा का संदेश विश्व में मानवता को प्रेरित करता है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान बुद्ध अहिंसा और करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी शिक्षा से पूरे विश्व को शांति और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। बिहार में बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा के आयोजन इस वर्ष लॉकडाउन के कारण प्रतीकात्मक रहे। महाबोधि महाविहार के प्रमुख भिक्खु चालिंदा ने बताया कि इस वर्ष महाविहार परिसर में कोई सामूहिक आयोजन नहीं हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड को देखते हुए इस बार बोध गया में बड़े पैमाने पर बुद्ध पूर्णिमा समारोह का आयोजन नहीं किया गया। सांकेतिक तौर पर पूजा अर्चना की गई। 1 जून तक लॉकडाउन के कारण महाबोधि महाविहार बंद था। महात्मा बुद्ध को मंदिर परिसर में स्थित पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। कोरोना के कारण देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ नहीं आ सके। केवल 10 भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध को खीर अर्पित कर पूजन समारोह में भाग लिया। पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार किया। देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए पूजन समारोह का फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भीषण समुद्री तूफान यास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर कमजोर हुआ। इससे जानमाल का काफी नुकसान। मौसम विभाग ने कहा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तूफान का सबसे अधिक असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व पर आधारित। कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार 13वें दिन भी नए मरीजों की तुलना में अधिक। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.66% हुई। पिछले 5 दिनों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी की 72,000 से अधिक शीशियां आवंटित की गईं। अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, निजता के अधिकार के उल्लंघन की सरकार की कोई मंशा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर अधिक यातायात के समय प्रति वाहन अधिकतम 10 सेकंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और खेलों में संजीत साक्षी, जेस्मिन लांबोरिया, सिमरनजीत कौर और शिवा थापा के दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत के 12 पदक पक्के। देश में कोरोना संक्रमण से आज 13वें दिन भी कमी दर्ज की गई। कल 2,95,000 से अधिक कोविड रोगी संक्रमण से उबरे। इस दौरान 2,08,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है और ये 89.66% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है। इनकी दर कुल मामलों का 9.18% रह गई है। वर्तमान में 24 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। कल 4,157 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही कुल मृतक संख्या
3,11,000 हो गई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 दिन में एम्फोटेरिसिन बी की 72,000 शीशियां आवंटित की हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि सरकार फंगस रोधी औषधि का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आज एम्फोटेरिसिन बी की 29,250 शीशियां आवंटित की गईं। देश में म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों की संख्या बढ़ने से इसकी दवा एम्फोटेरिसिन बी की मांग भी बढ़ी है। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए देश को मिल रही विदेशी कोविड राहत सामग्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत भेजी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 27 तारीख से भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में विभिन्न देशों और संगठनों से कोविड राहत सामग्री और उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और औषधियां शामिल हैं। राज्यों को राहत सामग्री के आवंटन के समन्वय के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समर्पित समन्वय कोष बनाया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने मात्र 130 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका में 20 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 124 दिन लगे थे। वहीं ब्रिटेन में 168 दिन में 5 करोड़ 10 लाख, ब्राजील में 128 दिन में 5 करोड़ 90 लाख और जर्मनी में 149 दिन में 4.5 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। भारत में कोविड टीकाकरण के लिए 3 टीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से 2 कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारतीय टीके हैं। तीसरे टीके के तौर पर रूस के स्पुतनिक टीके को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 45 वर्ष से अधिक की 34% से अधिक आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं 60 साल से अधिक की 42% आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेल ने 272 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से 15 राज्यों में अब तक 1,080 से अधिक टैंकरों के जरिए 17,945 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि पूर्वी राज्यों से कल देर रात 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ियां 969 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रवाना हुई। इन 12 ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ियों में से 3 तमिलनाडु, 4 आंध्र प्रदेश और एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और केरल भेजी गईं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेल के अपार योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए रेलवे ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का पहिया तेज गति से चलता रहे। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों के साथ जोनों और मंडलों के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि पिछले 14 महीनों के दौरान रेलवे ने उच्च नैतिक शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया है। रेल मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने असाधारण तरीके से राष्ट्र की सेवा की है। भारत ने आज 20 करोड़ कोविड टीका लगाने का आंकड़ा पार कर लिया। भारत ने ये उपलब्धि 130 दिन में हासिल की है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने मात्र 130 दिन में ये उपलब्धि हासिल की है। देश में अभी तक 20 करोड़ 6,62,456 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 15 करोड़ 71 लाख लोगों को पहला जबकि 4 करोड़ 35 लाख लोगों को दूसरा टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक की 34% से अधिक आबादी को पहला टीका दिया जा चुका है। इसी तरह 60 वर्ष की आयु से अधिक की 42% आबादी को भी पहला टीका दिया गया है। भारत में कोविड टीकाकरण के लिए 3 टीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से 2 कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारतीय टीके हैं। तीसरे टीके रूस के स्पुतनिक वी टीके को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसका इस्तेमाल कुछ निजी अस्पतालों में हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 22 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा चुकी है। इसमें से अभी तक टीकों की बर्बादी सहित कुल 20 करोड़ 13 लाख टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 लाख टीके उपलब्ध कराए जाएंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के निर्माता राष्ट्रीय राजधानी को वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ इस बारे में बातचीत चल रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड से माता पिता दोनों की मौत के कारण प्रत्येक असहाय बच्चे की सहायता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमती ईरानी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इस साल 1 अप्रैल से अब तक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 577 ऐसे बच्चों की जानकारी दी है जिनके माता पिता की कोविड महामारी में मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। आकाशवाणी समाचार आम लोगों के बीच में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बढ़ चढ़कर लगातार काम कर रहा है। लोक सेवा प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 से जुड़े मुद्दों के बारे में जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों के विचार विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित करता है। इसी श्रृंखला में कल शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड के बाद देखभाल से जुड़ी शंकाओं को दूर किया। कुछ लोगों को जब वो कोविड ठीक हो जाता है तो 4 हफ्ते के बाद भी कुछ लक्षण रहते हैं और उसको हम एक्यूट पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर वो 12 हफ्ते के बाद रहे तो लॉन्ग कोविड का नाम भी दिया जाता है। इसमें जो आम लक्षण है वो तो एक तकलीफ कई लोगों को होती है कि सांस की तकलीफ हो रही है, उनके सैचुरेशन ठीक है लेकिन तब भी उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पा रहे हैं। कई लोगों को कई हफ्तों तक सूखी खांसी रहती है और वो उनको तंग करती है। कई लोगों को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है। कि एक और लक्षण जो पाया गया है जिसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम पे ध्यान नहीं लगा पाते, अपना काम करते हैं फिर उसके बाद आपको धुंधला दिखाई देता है या आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ऑर्गन में अगर असर पड़ जाता है, जैसे फेफड़े या किसी के हार्ट पे असर, तो हार्ट कमजोर हो गया, तो उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो हम पोस्ट कोविड सीक्वली देखते हैं उसमें ज्यादातर जो इलाज है वो ज्यादातर एक्सरसाइज से और डाइट से ही लोग ठीक हो जाते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के ईएनटी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों का निजता के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि सोशल नेटवर्किंग माइक्रो वेबसाइट व्हाट्सएप से संदेश विशेष का उद्गम पूछने की मंशा निजता के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा न्यायिक व्यवस्था के अनुसार निजता का अधिकार समेत कोई भी मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं है और ये तर्कसंगत प्रतिबंधों से जुड़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि दिशा निर्देशों के अनुसार संदेश या सूचना के उद्गमकर्ता को उसी स्थिति में तलाशा जा सकता है जब अन्य उपाय निष्प्रभावी हो गए हों और ये अंतिम विकल्प के तौर पर बचा हो। इस तरह की सूचना केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत मांगी जा सकती है और इसमें सभी सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये नियम भारत सरकार ने अलग थलग होकर नहीं बल्कि जनहित में बनाए हैं और वैश्विक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर पीक आवर्स में प्रति वाहन अधिकतम 10 सेकेंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार लगने की अनुमति नहीं होगी, जिससे निर्बाध यातायात प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा।
NHAI ने एक बयान में कहा है कि वाहनों में फास्टैग की अनिवार्यता के बाद अधिकांश टोल प्लाजा पर वाहनों का प्रतीक्षा समय खत्म हो गया है। यदि किसी कारण से प्रतीक्षारत वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार लगती है तो टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा। प्रत्येक लेन पर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली रेखा अंकित की जाएगी। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यात्रियों के समय को महत्व देता है और लोगों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस के विधायक लक्ष्मी नारायण को आज 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजभवन में आज एक समारोह में उपराज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन ने वरिष्ठ विधायक लक्ष्मी नारायण को शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कैलाई में 15 विधानसभा की 30 और नामित 3 सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में मुख्यमंत्री रंगस्वामी सहित एनआर कांग्रेस के 10, निर्दलीय 6, कांग्रेस 2, नमित 3, डीएमके 6 और भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने शपथ ली। एनआर कांग्रेस के रंगस्वामी, बीजेपी के सीनियर लीडर नमचिवायम, डीएमके नेता शिवा और 19 सदस्यों ने भगवान के नाम पर शपथ ली। कार्यभार सब लेने के बाद रंगस्वामी ने लॉकडाउन के कारण आर्थिक समस्या से जी जा रहे रेशन कार्डदार के लिए 3,000 रुपये की घोषणा की। इसमें 5 करोड़ 3,50,000 रेशन कार्डदार को वितरित की जाएगी। चंद्रमोहन, आकाशवाणी समाचार, पुदुचेरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर गतिविधियों की समग्र जानकारी देने वाले वेब पोर्टल की शुरुआत की। आकांक्षा नाम का ये पोर्टल कॉरपोरेट क्षेत्र, सरकार और दानदाताओं को सरकारी कार्यक्रमों के लिए सीएसआर फंड के उपयोग में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल से सीएसआर फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता बढ़ेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर की खाद्य जांच प्रयोगशालाओं को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उपबंध 43 के तहत नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से मान्यता मिल गई है। जम्मू की खाद्य जांच प्रयोगशाला को यह मान्यता मार्च 2021 और श्रीनगर की खाद्य जांच प्रयोगशाला को 22 मई 2021 को मान्यता मिली थी। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत के 4 मुक्केबाजों के पहुंचने के साथ ही प्रतियोगिता में भारत के कम से कम 12 पदक पक्के हो गए हैं। संजीत, साक्षी, जैस्मीन और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज कर अंतिम 4 में पहुंचकर पदक पक्के किए। इससे पहले अनुभवी मुक्केबाज शिव थापा ने सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लगातार 5वां पदक सुनिश्चित किया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके भारत के पुरुष मुक्केबाज अमित पंघल, विकास कृष्णन और आशीष कुमार आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सभी ऑनलाइन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग करने के आदेश दिए हैं। हाल ही में पॉस्को कानून के तहत गिरफ्तार एक अध्यापक की घटना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी जघन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भीषण समुद्री तूफान यास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर कमजोर हुआ, इससे जान माल का काफी नुकसान। मौसम विभाग ने कहा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तूफान का सबसे अधिक असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व पर आधारित। कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार 13वें दिन भी नए मरीजों की तुलना में अधिक। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 89.66% हुई। पिछले 5 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी की 72,000 से अधिक शीशियां आवंटित की गईं। अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा निजता के अधिकार के उल्लंघन की सरकार की कोई मंशा नहीं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर अधिक यातायात के समय प्रति वाहन अधिकतम 10 सेकेंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।